हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद एक अच्छी सी प्यारी सी हिस्ट्री से संबंधित एक अच्छा टॉपिक दिल्ली सल्तनत का काल एक ही वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास एक ही क्लास में मैराथन में कंप्लीट हो गया था। आज उसी प्रकार दूसरी वीडियो है दिल्ली सल्तनत का काल, जो शुरुआत से लेकर एक अच्छे से व्याख्या से के साथ एक भी क्वेश्चन मिस ना करने वाला एक ही वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे। आने वाले एग्ज़ामिनेशन, खासकर यूपी वीडियो री एग्ज़ाम का जो आएगा हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत और मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की तो मैराथन एक ही क्लास में हो गई थी, पूरी कंप्लीट हो गई है, देख लीजिएगा। आज हम दिल्ली सल्तनत के काल को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आइए हम लोग पढ़ते हैं। और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसके आगे कोई बात नहीं। आइए हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का काल, कैसे उदय होता है, कैसा अरब आक्रमण होता है, कैसे तुर्क आक्रमण होता है, फिर कैसे आ, गुलाम वंश की स्थापना होती है। धीरे धीरे पूरे दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत पर अरब आक्रमण होता है 711 ईस्वी में। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है सर्वप्रथम। नहीं दोस्तों, सर्वप्रथम भारत पे अरब आक्रमण 711 ईस्वी में और दो बार 711 ईस्वी में होता है। एक बार 711 में होता है, फिर दूसरी बार 711 में होता है। जो 712 ईस्वी में अरब आक्रमण होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का एक रोल होता है। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है, इसने सफल आक्रमण किया था भारत पर। और जो इससे पहले 711 ईस्वी में ही दो बार अरब आक्रमण हुआ था, वो असफल हुआ था। तो हम जो पहला 711 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर अरब आक्रमण हुआ, वो अबैदुल्ला ने किया था, जो कि असफल था। उसके बाद दूसरी बार 711 ईस्वी में बुदैल ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था और ये भी क्या हुआ, असफल हुआ। फिर तीसरी बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है और इसने भारत पर सफल आक्रमण किया। कहाँ पर? सिंधु क्षेत्र पर। और इसी को कहा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था, जो खैबर दर्रे से आया था और इसने सफल आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध क्षेत्र पर, उस समय वहाँ के शासक दाहिर राजा थे। कौन थे? दाहिर राजा। अब मैं आपको बताऊंगा दाहिर राजा थे कौन। दाहिर राजा की दो पुत्रियां थीं, एक सूर्यमला और एक परिमला, ठीक है। दाहिर राजा की दो पुत्रियां थीं, सूर्यमला और परिमला। जब कासिम आता है भारत पर, इसने अरब आक्रमण किया, तो कासिम ने सिंध क्षेत्र पर पहला आक्रमण करता है देवल बंदरगाह पर। कहाँ पर? पूछा जाता है कि कासिम ने पहले तो यही पूछा जाता है कि भारत पर अरब आक्रमण सर्वप्रथम सफल आक्रमण कौन किया, तो मोहम्मद बिन कासिम होता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आता है? तो 712 ईस्वी में आता है। और अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यहाँ तक पूछ लेता है कि कासिम ने सिंध क्षेत्र पर जो पहला आक्रमण किया था, वो किस बंदरगाह पे किया था? तो किया था देवल बंदरगाह। और उसके बाद उसने नीरम बौद्ध स्थल पर किया था। कहाँ पे? नीरम बौद्ध स्थल पर। और जो भी इस जो आक्रमणकारी होता है मोहम्मद बिन कासिम ने, इस सब की जानकारी चचनामा पुस्तक पे मिलती है। हम आपको बता दें, चचनामा पुस्तक अली अहमद ने लिखा था। किसने लिखा था? अली अहमद ने लिखा था। अगर पूछा जाए कि चचनामा पुस्तक अली अहमद ने किस भाषा में लिखा था, तो वो थी अरबी भाषा में। किस में? अरबी भाषा में, ठीक है। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध क्षेत्र पर सर्वप्रथम यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो यही लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। और गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं होते हैं, लेकिन हालांकि अपवाद में उसने ब्राह्मण पर और विधवा और विकलांग पर नहीं लगाया था। बाकी सब हिंदू राजाओं, प्रजाओं, सेवादारों पे, सभी पे लगाया था।
और ब्राह्मण को छोड़ देने पर। क्यों ब्राह्मण को? क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, गैर मुस्लिम पर सिंध में जजिया कर किसने लगाया? सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम है कौन? ये है था अल हजाज का सेनापति। कौन था? अल हजाज का सेनापति। और अल हजाज कौन है? ये इराक़ का बादशाह था। कहाँ का? इराक़ का बादशाह था। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो खैबर दर्रे से आया था वो अल हजाज का सेनापति था, और अल हजाज कौन था? वो इराक़ का बादशाह था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब फिर होता है भारत पर तुर्क आक्रमण। क्या होता है? भारत पर तुर्क आक्रमण होता है। ये तुर्की कहाँ से आए थे? तो तुर्की आए थे अफ़गानिस्तान से आए थे। यही से आगे चलकर इसने गजनी वंश की स्थापना करते हैं। गजनी वंश को ही हम यामनी वंश कहते हैं, और गजनी वंश के संस्थापक को हम क्या कहते हैं? अल्पतगीन। क्या कहते हैं? अल्पतगीन। ठीक है। अल्पतगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के बाद कौन आता है? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ये होता है भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन करता है। यानी भारत पर पहला अरब आक्रमण जो कि सफल आक्रमण वो कहते हैं, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने करते हैं, जो खैबर दर्रे से आया था। उसके बाद भारत पर तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में होता है, सुबुक्तगीन करता है। और सुबुक्तगीन ये पंजाब के शासक जयपाल से करता है। नतीजा क्या होता है? असफल होता है। क्या होता है? असफल होता है। यानी जैसे भारत पर अरब आक्रमण हुआ था ना 711 ईस्वी में 2 बार। एक बार अबैतुल्लाह ने किया था तो असफल था, उसके बाद बुदैल ने किया तो असफल हुआ था। तो फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है, इसने भारत पर सफल आक्रमण किया था, अरब आक्रमण। इसीलिए इसको कहते हैं प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब आक्रमण पर किया। ठीक है। उसके बाद तुर्की आते हैं। तुर्की कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान से आते हैं। इसने गजनी वंश की स्थापना करती है। गजनी वंश को हम यामनी वंश कहते हैं। और पूछा जाए गजनी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो अल्पतगीन होते हैं। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन आता है। सुबुक्तगीन ही भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करता है 986 ईस्वी में, और ये पंजाब के शासक जयपाल से करता है। नतीजा क्या होता है? सफल होता है। सुबुक्तगीन के बाद गजनबी आता है। गजनबी को ही मूर्ति भंजक कहते हैं, और इसने 1001 ईस्वी में वहिंद के युद्ध में जयपाल से ही, जो जयपाल इससे पहले सुबुक्तगीन ने लड़ा था, किससे? जयपाल से ही। पंजाब के शासक वो असफल, मतलब जयपाल ने हरा दिए थे और लेकिन फिर उसके बाद ये गजनबी आता है। गजनबी जयपाल से जीत जाता है, और इसी को बोलते हैं कि वहिंद का युद्ध। तो वहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? 1001 ईस्वी में। किसके मध्य लड़ा गया? तो जयपाल और गजनबी के मध्य लड़ा गया था, और गजनबी इस युद्ध को जीत जाता है। यानी कहा जाता है कि भारत पर सफल तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो गजनबी ने किया था। ठीक है। गजनबी है कौन? ये गजनी वंश का ही एक शासक होता है। ठीक है। और गजनबी को हम मूर्ति भंजक कहते हैं। गजनबी ये शासक था कि इसने भारत पर, शासक क्या, शासक हम नहीं कह सकते, शासक तो एक शासनकाल होता है, इसका कोई शासनकाल नहीं था। ठीक है। ये सब आक्रमणकारी थे, लूट के भारतों को चले गए थे, यही सब काम किए। और अपने ही लोगों ने ऐसे ही कोई नहीं हरा देता, अपने ही लोग मिलके भारत को लुटवाए। हालांकि देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार आक्रमण का जिक्र कौन बताता है? इतिहासकार हेनरी एलियट बताते हैं। गजनबी के जो अन्य नाम होते हैं, गजनबी को हम यामीन उद्दौला कहते हैं। क्या? यामीन उद्दौला। यानी गजनबी को पूछा जाए कि गजनी यामीन उद्दौला किसे कहा जाता है, तो गजनबी को कहा जाता है यामीन उल बिल्लाह, इसी को कहते हैं गजनबी को। और सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुत्सिकन किसका नाम था, तो बुत्सिकन गजनबी का ही नाम था। ठीक है। तो हम जानते हैं, आपका क्लियर हो गया होगा। जो उसने सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट जो होता है कि गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ये बहुत भयंकर वाले थे। इसी में ही अपने ही कुछ खास गद्दारों ने इसकी मदद की थी, तो इसलिए सोमनाथ मंदिर अटैक हुआ। तो सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण जो भीषण आक्रमण था, इसने बहुत सोमनाथ मंदिर से हीरे जवाहरात सब लूट कर लेकर गए। और वहाँ पर उस समय शासक कौन होता है? भीमप्रथन चालुक्य वंश से संबंधित था, और ये इस आक्रमण को गजनबी जीतता है।
और सोमनाथ मंदिर को लूटता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनबी ने 16वां आक्रमण किस पर किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? जो तो चालुक्य वंश के ही भीम प्रथम थे। ठीक है, गजनबी ही पहला शासक है जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पहला शासक है जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी अगर आगे चलकर बाबर भी धारण करता, बहुत लोगों ने धारण किया था। हम आपको बताएंगे, मुग़ल साम्राज्य में एक बहुत अच्छे से कहानी आती है। ठीक है, तो गजनबी पहला शासक है जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। ये सब हम आपको बताएं दोस्तों, हमारे इस नोट्स में एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखी हुई जो एग्ज़ाम में ना आए। सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, एकदम फैक्ट टू फैक्ट आपको मिलेंगे। आपको वीडियो एग्ज़ाम में अगर दिल्ली सल्तनत से संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन आता है ना, अगर ना आए तो दोस्त कहना उस दिन। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री बनाई है, उसको भी देख लीजिए। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आता तो उसी से आएगा दोस्त, इतना तो विश्वास सही है। फिर चलते हैं, फिर आगे आता है मोहम्मद गौरी। इसी को कहते हैं मोहम्मद बिन साम। इसने भारत पर आक्रमण किया था। तराइन का युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। किसके मध्य? पृथ्वीराज तृतीय, इसी को कहते हैं पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। और तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इसमें होता क्या? इसमें पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। क्या? जीत जाते हैं। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी और फिर पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। आपको मालूम ही है कि जो कन्नौज का जो शासक था जयचंद, उसकी मदद से मोहम्मद गौरी जयचंद के पास जाता है। तो जयचंद कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, बस किसी तरह इसको हरा दीजिए। तो जयचंद इस शौक में था कि चलो आगे चल के हम शासक बनते हैं। तो ये मोहम्मद गौरी इसको देता है अच्छी तरीके से। तो आगे चल के होता क्या है कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है, लेकिन ये सोचता है जयचंद कि हम करेंगे। और इसको भी आगे चल कर एक चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, इसी को हरा देता है। तो खैर इन सब की चाल होती है, भारतीय समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। खैर, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर मैं आपको बताया हूँ कि चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो जयचंद इस बार क्या होता है, बुरी तरीके से परास्त होता है, बाद में पछताता भी है। और जयचंद कौन था? ये गढ़वाल कन्नौज का ये शासक था। ठीक है, गढ़वाल कन्नौज का शासक था। फिर उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और था कि जो गजनबी का जैसे 16वां आक्रमण था तुम्हारा सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में, तो जो 17वां आक्रमण था यानी गजनबी का जो उसको बोलते हैं अंतिम आक्रमण, इसने 1027 में किया था खोखरों के विरुद्ध। किसने कब किया था? खोखरों के विरुद्ध किया था 1027 में। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, ये मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के जारी किए, और सोने के सिक्कों को हम दिरहम कहते हैं, तो प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने सोने के सिक्के चलाए। और जो सिंध यानी जो अरब आक्रमण हुआ था, जो सिंध का पूछा जाए कि पुराना नाम क्या था, तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सिंध का पुराना नाम क्या है, तो सिंध का पुराना नाम ब्राह्मणाबाद था। और उस समय सिंध की राजधानी कौन थी? अरोर थी। क्या? अरोर थी। ठीक है, और जो तुर्की आए थे अफ़गानिस्तान से, पूछा जाता कि भारत से अफ़गानिस्तान कब अलग हुआ था, तो 1893 में। और पाकिस्तान आपको पता ही है 1947 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है किसके मध्य? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद बिन गौरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज जी जीत जाते हैं। फिर 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद बिन गौरी का युद्ध होता है, इस बार गौरी जीत जाता है। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, फिर गौरी जीत जाता है। 1178 में पाटन
गुजरात का युद्ध होता है, कैसा भीषण होता है, इसमें गोरी इतना बुरी तरीके से परास्त हुआ उसको नानी याद दिला देता है। 1178 में पाटन का युद्ध होता है। पाटन कहाँ? गुजरात में। उस समय वहाँ पर चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय थे, जिसको मुल्ला सेकंड बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, ये भीमद्वितीय के भाई थे। कौन? मुल्ला सेकंड। ठीक है। उस चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय ने पाटन गुजरात का जो युद्ध हुआ था 1178 में, उसमें मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। फिर गोरी की मृत्यु हो जाती 1206 में, और गोरी को ही सिहाबुद्दीन भी कहते हैं। क्या? सिहाबुद्दीन भी कहते हैं, और मोहम्मद बिन साम भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत एक वास्तविक मिलेंगे। आपको पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होता है, वो होता है इल्तुतमिश। क्यों होता है, अभी देखिएगा। ठीक है। गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती। कौन कर देता है? अली मर्दान ने कर देते हैं। कौन? गक्कर जाति के थे गोरी। मोहम्मद बिन गोरी की मृत्यु 1206 में होती है। कैसे हो जाती? अली मर्दान कर देते हैं। कौन है अली मर्दान? ये गक्कर जाति का था। ठीक है। गोरी के सेनापति थे। कौन? चार दास भी कहते हैं, हालांकि दास ही कहते हैं, लेकिन इसने गोरी के 4 सेनापति थे। ठीक है। कौन थे? यलदौज थे, कुबाचा था, ऐबक था, बख्तियार खिलजी। इसमें से आगे चलकर ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक। अगर ऐसा पूछा गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, तो वो होता है इल्तुतमिश। ठीक है। तो गोरी के 4 सेनापति थे। यलदौज थे, कुबाचा थे, ऐबक थे, बख्तियार खिलजी। यलदौज को गजनी का क्षेत्र मिला था, और कुबाचा को सिंध का क्षेत्र मिला था। सिंध के ही क्षेत्र में सुल्तान काबुल कांधार ये सम्मिलित थे। ऐबक को दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिला था, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का क्षेत्र मिला था। बख्तियार खिलजी ही है जिसने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय, और वे नेपाल में दो थे, बिहार में थे। ठीक है। तो वहाँ के मंदिरों को खूब तगड़े से तोड़ा था। खैर, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये यलदौज कौन होता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर होता है। कुबाचा कौन होता है? ये ऐबक का जीजा होता है। यानी ऐबक की बहन की शादी किसके साथ हो जाती? कुबाचा से। ठीक है। तो और ये ऐबक का जीजा बन जाता है कुबाचा, और ऐबक का ससुर कौन होता है? यलदौज होता है। ठीक है। बख्तियार खिलजी ये पहले मोहम्मद गोरी का ये सेनापति था। कौन? मोहम्मद गोरी। कौन? बख्तियार खिलजी। और फिर बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बन जाता था। ठीक है। यानी मोहम्मद गोरी के 4 सेनापति थे। यलदौज, जिसको गजनी क्षेत्र मिला था, कुबाचा सिंध का क्षेत्र मिला था, और ऐबक को दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिला था, बख्तियार खिलजी। तो ये गोरी का भी सेनापति था बख्तियार खिलजी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बनता है। ठीक है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, देखो दोस्त, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 1175 में हुआ था मुल्तान पर। ठीक है। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में हुआ था मुल्तान पर। और ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर ये था ये चालुक्य वंश के जो भीमद्वितीय थे, उसी संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो गुजरात के जो ऐसा पूछा जाए कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुल्लाज फर्स्ट थे, और उनकी राजधानी उस समय कौन थी? अनिलवाड़ थी। यानी गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मुल्लाज फर्स्ट। एक सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मुल्लाज फर्स्ट थे, और उनकी राजधानी उस समय अनिलवाड़ थी। आइए दोस्त, महत्वपूर्ण जो टॉपिक पढ़ते हैं, अब आता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश होते हैं। पहला तो गुलाम वंश, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर आता सैयद वंश, फिर आता लोधी वंश। यानी अगर हम ट्रिक से याद करें कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने
वंश हुए तो 5 वंश। जी के तो सरल है, जी के तो सरल है। जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, और एस फॉर सैयद वंश, और एल फॉर लोधी वंश। यानी गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, और तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1451, फिर लोधी वंश 1451 से 1526। जी के तो सरल है। ठीक है। अब पूछा जाता है गुलाम वंश में सबसे बड़ा किसका शासनकाल था, तो शासनकाल था तुगलक वंश, लगभग 94 वर्ष। और सबसे कम तो खिलजी वंश का था, मात्र 30 वर्ष। ठीक है। आगे यही है कि सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो तुगलक वंश 1206 से 1290 तक, और सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। और पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो लोधी वंश था। बहुत बार पूछा गया है। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है, अभी दोस्त कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है। आता है अब गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश में कितने शासक हुए हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश के अन्य नाम भी है, इसी को कहते हैं दास वंश, ममलूक वंश, इलबरी वंश। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए दोस्तों। गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोधी वंश पढ़ेंगे दोस्तों। और पूरी अच्छे तरीके से वो भी ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो जाइएगा नहीं, पढ़िएगा ज़रूर। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है, या गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मात्र 1206 से 1210 तक रहता है, कुल 4 साल रहता है। और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, और सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। यानी इसी को इसलिए नहीं कहा जाता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, और सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। समझे दोस्त। ठीक है। और ये गोरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आ कहाँ से जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने खरीदा था, किससे, मिर्ज़ा अजीज कोका से। पूछा जाता है तो गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे खरीदा था, तो मिर्ज़ा अजीज़ कोका से खरीदा था। किससे, मिर्ज़ा अजीज़ कोका से खरीदा था। ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में होता है। ऐबक का जन्म कब होता है, 1150 में। ठीक है। कहाँ पे होता है, तुर्किस्तान कजाकिस्तान में। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 उपाधि दी थी, बहुत पूछा जाता है, मलिक और सिपह सलार। ये किसकी उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक की, मलिक और सिपह सलार। पूछा जाता है दोस्तों, बहुत अच्छे से गौर करके पढ़िएगा। मलिक और सिपह सलार किसकी उपाधि है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसने दी थी, ये दी थी मोहम्मद गोरी ने। और बाद में गोरी का दामाद बन जाता है कौन, गोरी अपनी बहन की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से करा देता है। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर आखूर का पद दिया था, जानते हैं अमीर आखूर का, ये इतना मतलब घोड़े का अस्तबल का प्रमुख था ये पहले। माने जो घोड़े होते हैं ना, उसको ठीक ठाक करना, गोबर फेंकना, उसको अच्छे से करना, घोड़े की देखभाली करना। शुरुआत में गोरी ने इसे इसकी आगे चलकर इसने इसकी बहादुरी के काम देखे, तो उसने गोरी ने आगे चलकर अपनी बहन की शादी करा देता है ना। उसको फिर बाद में सेनापति भी बनाता है। तो ऐबक ऐबक कहाँ का मिला था, इसको बताइए दोस्तों। बहुत पूछा जाता है कि ऐबक गोरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो सेनापति था, इसको कहाँ का मिला था क्षेत्र, तो मिला था इसको दिल्ली और लाहौर का। ठीक है। दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिला था। तो गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर आखूर का पद दिया। अमीर आखूर क्या होता है, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है। इसका शासनकाल 1206 से स्टार्ट होता है, 1210 में ख़त्म होता है। तो 1206 में इसका लाहौर में राज्याभिषेक होता है, और लाहौर में इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है। और इसने अपनी सैन्य राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। इसकी 1210 में क्या होती है, चौगान खेलते या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पूछा जाता है किसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, तो इसी की हुई थी, किसकी,
कुतुबुद्दीन ऐबक का। और पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछा जाता है कि सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? है ना, उसकी हो जाती है हुमायूं की। ठीक है, कुल मिला के इसका 4 वर्ष तक शासनकाल का था। ऐबक का अन्य नाम बहुत पूछा जाता है कि पील बख्श किसका नाम था? पील बख्श। पील बख्श मतलब लाखों का पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला। ठीक है, क्या? हाथियों का दान करने वाला। इसको लाख बख्श कहा गया, लाखों का दान करने वाला। इसको हातिम द्वितीय भी बोला गया, कुरान खां भी बोला गया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 उपाधि थी दोस्त। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हम रिवीजन भी साथ में कराते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 उपाधि दी थी, मलिक और सिपह सलार की। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक 4 अन्य नाम भी थे, पील बख्श हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला। इसको हातिम द्वितीय भी बोला गया, कुरान खां भी बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर एक बात और भी थी कि इसने अपनी प्रशंसा कभी नहीं करवाया। जैसे आगे चल के कई शासनकाल अपना सिक्का जारी करवाते हैं ना, प्रशंसा करवाते हैं। ठीक है, इसने काम नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही कोई खुतबा पढ़ाया, खुतबा यानी ना ही कोई प्रशंसा करवाए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया था कि जो भारत की पहली मस्जिद, आगे चल के क्वेश्चन आएगा हम क्यों इस तरह बोल रहे हैं कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा जो केरल में है। और उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। पता है कौन बनाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाता है। तो उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन है? अगर पूछा जाए कि भारत की पहली मस्जिद कौन है, तो चेरामन जुमा जो केरल में है। और उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में स्थित है, जो आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। ठीक है, अब दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली और लाहौर का गवर्नर था, तो वही लाहौर का गवर्नर था। ठीक है, और इल्तुतमिश आगे चल के जो आएगा वो बदायूं का गवर्नर था। अब ये बख्तियार काकी का शिष्य था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। और बख्तियार काकी कौन होते? इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती होते हैं। कौन? जिसका दरगाह अजमेर में है। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका अजमेर में दरगाह है। और बख्तियार काकी की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। ठीक है, बख्तियार काकी के याद में पूछा जाता है कुतुब मीनार, पहले तो यही पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कैसे होता है, कौन कराता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण बख्तियार काकी यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे उनकी याद में बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य देख लेते। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने निर्माण किया, जो अभी हमने बताया था कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर राजस्थान में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का अपने आप में एक कहानी है। ये पहले संस्कृत विद्यालय था। क्या? जो 2.5 दिन का झोपड़ा होता है ना, ये पहले संस्कृत विद्यालय था, जिसको विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। कौन बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ बनाया था। और विग्रहराज चतुर्थ को ही बीशल देव कहते हैं। एक महत्वपूर्ण इनकी संस्कृत नाटक है हरिकेल। क्या? हरिकेल। पूछा जाता है कि हरिकेल संस्कृत नाटक किसकी रचना है? विग्रहराज चतुर्थ की। संस्कृत नाटक हरिकेल को विग्रहराज चतुर्थ यानी बीशल देव ने लिखा है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी हाइट पूछी जाती है कितनी? 72.5 मीटर। और ये 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुंबद कला यानी गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। क्या? पूछा जाता है कि गुंबद कला और मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है? तो इसको माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कौन था? हसन निजामी था। और हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? ताजुल माशिर। हसन निजामी की पुस्तक क्या है? पूछा जाता है कि ताजुल माशिर किसकी रचना है? सॉरी, किसने लिखा या किसकी रचना है? ठीक है, हसन निजामी का था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दरबारी कवि था हसन निजामी, हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी ताजुल माशिर। ठीक है,
और ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, जो इल्तुतमिश आगे चल के बनाता है। ठीक है, ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। किसने बनाया था? लाहौर इल्तुतमिश ने। पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ, लाहौर में, किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। उसके बाद आता है आराम शाह, दूसरा शासक। 1210 से 1211 तक रहता है, यानी कुल 8 महीने तक रहता है। और इसको इल्तुतमिश हरा देते जूड के युद्ध में। ठीक है, फिर जब हरा देते हैं तब इल्तुतमिश आ जाता है। कौन? इल्तुतमिश। 1211 से 1236, यानी 1206 से 1210 तक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लगभग 8 महीने फिर आराम शाह आता है, फिर 1211 से 1236 इल्तुतमिश आ जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और एक गोरी का भी गुलाम था। कैसे? एक बढ़िया सी कहानी है, और इसीलिए किसी गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुनिए, इल्तुतमिश क्या होता है ना, ये बहुत गोरा होता है। ठीक है, तो गोरी ने, एक गोरी गया, एक इनका लोग का मार्केट होता है जो जहाँ पे दास वास को बेचते थे। ठीक है, नहीं, अपने बच्चों को वहाँ बेच देते थे। तो एक बार होता क्या है कि गोरी जाता है मार्केट में, तो वहाँ पे एक दुकानदार होते हैं, उसके मालिक होते हैं मोहम्मद चुस्तकबा। तो उससे ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन जो इल्तुतमिश होता है वो बहुत सुंदर था, और सुंदर की वजह से इल्तुतमिश का रेट बढ़ा देता है। अब भाई, जिसका शासक से तुम अगर रेट बढ़ा दोगे, वो मांग रहा तो चाहे तो फिर हम खरीद ले, लेकिन उसी के सामने तुम उसका रेट बढ़ा देते हो, पहले कम था। फिर गुस्से में मोहम्मद गोरी गुस्से में आ जाता, और उस बाज़ार का जो नाम था बुखारा बाज़ार था ना, उसको बंद करवा देता, और बाद में इल्तुतमिश को दिल्ली ले आ जाता है। तो एक गोरी का भी गुलाम हो जाता है। और फिर वहाँ पर क्या नाम बोलते हैं, दिल्ली में ही इसको कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है, जिससे ऐबक का भी गुलाम हो गया। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश की एक उपाधि थी सरे जहांदार और अमीर उल उमरा। इल्तुतमिश की भी उपाधि है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी? मलिक से फैसला। ठीक है, और इल्तुतमिश की उपाधि क्या थी? सरे जहांदार और अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा को कहा जाता है ईश्वर की भूमि का रक्षक। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई थी, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बाकी जान ही गए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में राजधानी बनाई थी इसने, और शाह ने राजधानी कहाँ बनाई थी? इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। इल्तुतमिश ही आता है, इसने राजधानी दिल्ली में बना था, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी थी। पूर्व की कहानी। ठीक है, इल्तुतमिश से पूछा जाता है इक्ता प्रथा स्टार्ट किसने की? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, और तुर्क चहलगानी का गठन किया था। तुर्क चहलगानी में 40 सरदार थे। तो पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्क चहलगानी का गठन किसने किया था? जो आगे चलकर तुर्क चहलगानी का गठन बलबन बंद कर देता है। ठीक है, हालांकि इसकी बात की कहानी है, पहले इसको पढ़ते हैं। तो पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा और तुर्क चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क चहलगानी में 40 सरदार थे। आगे चल के ना 40 जो सरदार होते हैं इनका ही राज होने लगता है, और यही सब शासनकाल चलाने लगते हैं। हालांकि बात की प्रक्रिया बाद में पढ़ेंगे। आगरा में न्याय का घंटा किसने लगवाया? इल्तुतमिश। बहुत लोग लगा देते जहांगीर। दोस्तों, एक फैक्ट है, बहुत माइनर है, भी मत समझिए कि जहांगीर वाला गलत है, नहीं। अगर पूछा जाए कि आगरा में न्याय की जंजीर किसने लगवाया, न्याय की जंजीर किसने लगवाया, तो जहांगीर होगा। अगर पूछा जाए न्याय का घंटा किसने लगवाया, तो इल्तुतमिश ने लगाया था। क्या? इल्तुतमिश ने लगाया था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख़ फ़िरोज़शाही में लिखा गया है, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा? तारीख़ फ़िरोज़शाही। इसमें किसका ब्यौरा मिलता है? इल्तुतमिश के समय का इतिहास। आगे चलकर ये खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना, यानी खलीफा से
खिलाफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तराइन का तीसरा युद्ध, इससे पहले 2 युद्ध और हुए थे ना, वो क्या हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके मध्य? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इस बार गौरी जीत जाता था। तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 में, और यल्दौज के साथ होता है, और यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा देते हैं। यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा देते हैं। पूछा जाता है कि ये जीतल और टका अभी अभी रिसेंटली में किसका पेपर हुआ था? ये जो चल रहा है एसएससी एमटीएस का, सॉरी एसएससी परसों या नरसों, यही क्वेश्चन आया था कि जीतल और टका की करेंसी किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, और इसे पूर्व में बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि जीतल और टका जो जो ये 2 करेंसी है, इसको किसने चलाया था? तो चलाया था इल्तुतमिश ने। जीतल क्या, ये तांबा की बनी हुई थी, और टका को चांदी की बनी हुई थी। ठीक है, और इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों ने आक्रमण किया था। मंगोलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज खां, जिसको तिमुचिन बोलते हैं। यानी इल्तुतमिश का समय क्या? 1211 से लेकर 1236। ठीक है, और 1221 में ही किसका आक्रमण हो जाता है? 1221 में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, जो नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज का, जिसको तिमुचिन कहते हैं। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को ही जाना जाता है। इससे पहले गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कौन माना जा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। कहाँ पर? दिल्ली में, इसलिए। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो होता है, ये भारत का पहला मकबरा होता है। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये भारत का पहला मकबरा है। और इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था ना, महमूद, उसकी याद में बनवाया था। यानी जो इससे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था ना, उत्तर भारत की, जो कि दिल्ली में था, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसको? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को। किसके याद में? अपने गुरु बख्तियार काकी की। और इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया अपने बड़े बेटे के याद में। कौन बड़ा बेटा? इसका महमूद था। ठीक है, टकसाल जिसको बोलते हैं मिंट, इसने टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। जो टकसाल, जो आप कोई भी सिक्का लीजिए ना, उस पर जो एक डॉट तरीके से होता है ना दोस्त, एक डॉट तरीके से एक ही डॉट बनेगा। ठीक है, तो वो डॉट टकसाल ही होता है, उसको मिंट बोलते हैं। यानी टकसाल का नाम सिक्कों पर किसने लिखवाया? इल्तुतमिश ने लिखवाया। अतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनाया। बहुत बार पूछा गया, अतारकिन का दरवाज़ा जो नागौर और जोधपुर में है, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश के दरबारी कौन है? मिन्हाज उस सिराज, जिसने पुस्तक लिखी है तबकात नासरी। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन है? मिन्हाज उस सिराज, जिसकी पुस्तक है तबकात नासरी। ठीक है, इल्तुतमिश को ही शमसी वंश का शासक माना गया। यानी पूछा जाता है कि शमसी वंश का शासक कौन था? अब लो कंफ्यूज, तो शमसी वंश का भी इसको शासक माना गया। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, जो कि स्वयं ने ही बनवाया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? पे लाहौर में। किसने बनवाया था? तो बनवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसने अपना भी मकबरा बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में। और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की 1236 में। किस वजह से होती है? बीमारी की वजह से हो जाती है। ठीक है, और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ये जो होता है, क्या था यार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, पूरा किसने करवाया था कुतुब मीनार को? तो इल्तुतमिश ने कराया था। बाद में आगे चल के फिरोज शाह तुगलक भी निर्माण कराता है। ठीक है, उसकी अलग ही कहानी है। खैर, उसको छोड़ते आगे चलता आगे आता है फिर रुकनुद्दीन फिरोज़ आता है 1236, और 1236 में इसका ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ठीक तरीके से शासन नहीं कर पाता, और इसके शासनकाल में इसके माँ ही, जिसका नाम था सात तुर्कान, उसका नियंत्रण होता है, और ये इल्तुतमिश का ही लड़का था। ठीक है, तो
ये इसका शासन वहीं तक चला। फिर आती है रज़िया सुल्तान। ट्रिपल एस खूब पूछता है कि आ, ये तुर्क के इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थे। हालांकि मुझे याद है शायद यूपी वीडियो जो री एग्ज़ाम हुआ था इस यहीं से क्वेश्चन बना था 2018 में जो हुआ था, तुर्क के इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रज़िया सुल्तान। खैर, रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 इसका शासनकाल रहता है और ये तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका होती है और ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। कौन? रज़िया सुल्तान। ठीक है। रज़िया के खिलाफ विद्रोह हुआ। पूछा जाता है रज़िया के खिलाफ विद्रोह कौन सा हुआ था, तो अल्तूनिया का विद्रोह हुआ था। अल्तूनिया का विद्रोह यानी ये तवर हिंद भटिंडा पंजाब में हुआ था। रज़िया जो है कुल्हा और चोगा धारण करती थी। कुल्हा यानी टोपी, चोगा यानी कुर्ता यानी ब्लेज़र धारण करती थी। ठीक है। रज़िया ने जो काले गुलाम याकूत को, अपने जो काले गुलाम था याकूत को अमीर आखुर दोस्त जानते हो ना, घोड़े का सबल का प्रमुख नियुक्त किया था। कहा जाता है ना, ऐसा सत्यता नहीं है ये, याकूत को कहा जाता है कि जब लोगों ने भटकाया था, लोगों ने बताया था, सत्यता बिल्कुल भी नहीं है कि ये रज़िया को अपने, मतलब एक रज़िया एक सुल्तान है और ये सिर्फ याकूत, ये जो इसका गुलाम है, ये अपनी बाहों में बैठा के फिर घोड़े में बैठालता है। तो कहा गया कि याकूत से और रज़िया का संबंध था। हालांकि ऐसा था नहीं, लोगों ने अफवाह फैलाया था। ठीक है। और फिर याकूत जो भटिंडा विद्रोह को दबाने के समय मारा गया था। जो कौन सा, ये याकूत कब मारा गया? ये जो अल्तूनिया का विद्रोह हुआ था ना, ये वहीं पे याकूत आया था और याकूत को ही निपटा देता है। कौन? अल्तूनिया। ठीक है। और रज़िया सुल्तान की जो हत्या होती है 25 दिसंबर 1240 को कैथल हरियाणा में हो जाती है। ठीक है। रज़िया सुल्तान की हत्या कब होती है? 25 दिसंबर 1240 को कैथल हरियाणा में हो जाती है। ठीक है। और ये अल्तूनिया है ना, इसी से आगे चल के, अब याद नहीं आ रहा दोस्त कि मतलब सही क्या थी इसका, अल्तूनिया से ही इसका विवाह हो जाता है किसका? रज़िया सुल्तान का। ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये विद्रोह कर देता है। ठीक है। तो विद्रोह के बाद रज़िया गई तो बोले कि हम भी तुम भी ये शादी कर लेते, तो शादी हो गई है ना। बाद में इसने अफवाह फैला दिया था याकूत को कि ये हो गया था, तो अल्तूनिया ने इसको निपटा दिया था। ठीक है। कहानी है और सही भी है मुझे लगता है। फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान के बाद बहराम शाह आता है 1240 से 1242, 2 साल तक रहता है और ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है। तो बहराम शाह ने अपना नायब मुमलिकात किसको नियुक्त किया था? एदगीन को। क्यों? क्योंकि प्रथम ये विभाग आया था। ठीक है। तो पूछा जाता है कि बहराम शाह ने अपना नायब मुमलिकात किसको नियुक्त किया था, तो एदगीन को किया था। नायब मुमलिकात होता है कि ये सभी विभागों का प्रमुख होता है और बाद में ही जब ये इसके कंट्रोल में आ गया तो इसका अलग ही भाव होने लगा था। तो फिर बहराम शाह ने इसकी हत्या भी करा देती है, किसकी? एदगीन की। ठीक है। फिर उसके बाद तायर आता है। तायर बहराम शाह के शासनकाल में, तो तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने फिर आक्रमण किया 1241 में। ठीक है। फिर उसके बाद आता मसूद शाह 1242 से 1246, से 4 साल तक रहता था और ये रुकनुद्दीन फिरोज़ का पुत्र था। ठीक है। ये रुकनुद्दीन फिरोज़ ये इसका बेटा था। ठीक है। मसूद शाह जिसका शासनकाल 1242 से 1246, ये रुकनुद्दीन फिरोज़ का पुत्र था। फिर आता नसरुद्दीन महमूद, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का औरंगज़ेब किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का औरंगज़ेब कहा जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद को। क्यों कहा जाता है? जैसे औरंगज़ेब कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था, मे भी शायद ध्यान से उतर रहा फैक्ट, हालांकि यही सत्यता है। ऐसे ये भी टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था, जिसका 1246 से 1265 तक शासनकाल चलता है और इसी को सल्तनत काल का औरंगज़ेब कहा जाता है और ये टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। जैसे नायब मुमलिकात बहराम शाह ने किसको नियुक्त किया था? एदगीन को।